नवरात्रि के इस डिटॉक्सिफिकेशन कार्यक्रम बोलो या नवरात्रि उपवास कार्यक्रम बोलो में भाग लेने वाले हैं। सभी लोगों को, जो लोग अभी ऑनलाइन शामिल हुए हैं उनको भी, और जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, और शायद कुछ लोग विदेश के भी हैं। 3 कंट्री के लोग हमारे साथ में हैं, जर्मन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा के। तो वो शायद नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, उनका मैसेज आया था, तो उनको फिर रिकॉर्डिंग हम लोग दे देंगे। तो सभी को बधाई और क्या बोलते हैं, अभिनंदन कि एक बहुत ही रिमार्केबल जर्नी में आप लोग, हम सब लोग एक साथ उस जर्नी में शामिल हैं, और एक ऐसी अद्वितीय चीज़ सीखने के प्रति हमने अपना समर्पण बताया है जो हमारे समाज में उतनी पॉपुलर नहीं है। अब हमारी ड्यूटी है हम उसको खुद सीखें और फिर उसको पॉपुलर बनाएं। उसका उद्देश्य ये है कि एक ह्यूमन स्पीसीज़ जो है, ये अभी हम लोग समझते हैं, जो लोग थोड़ा गहराई से चिंतन वगैरह करते हैं, कि जैसे बहुत सारी जातियों के बारे में बोलते हैं कि टाइगर की जाति खतरे में है, वो ख़त्म हो रहा है, ऐसा ही एक बड़ा खतरा मनुष्य जाति के ऊपर भी आ गया है। वो धीरे धीरे वो भी उसी तरीके से बीमार हो रही है, उसी तरीके से मरणासन्न हो रही है। दवाइयों के बिना लोगों को जीवन बड़ा असंभव लगता है, जिससे पूछो वही दवाई करता है। तो ये सबको हम लोगों ने इसको लेके चिंतन किया, मनन किया, और अपने ऊपर जब खुद आप बीती, जो हमारे ऊपर बीती, जो बीमारी हम लोगों को लगी, और हम लोगों ने, सभी लोग हैं कहीं ना कहीं उसमें उनका अनुभव है कि जब वो खुद बीमार हुए और फिर उन्होंने जो प्रचलित चिकित्सा पद्धति उसको ना अपना के, जब ये नेचुरोपैथी और इसमें नेचुरल हाइजीन फिलॉसफी को समझा, तो देखा कि हाँ, एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो इसी फिलॉसफी को, दर्शन को हम लोग मानते हैं कि दवाई के बिना जीवन बिल्कुल संभव है और बहुत आसान है। तो इसी उद्देश्य को लेके हम लोग चल रहे हैं, और इसी उद्देश्य को लेके ये कार्यक्रम आयोजित करने का प्लान किया था। तो उसको बहुत शॉर्ट में मैं 3 मुद्दों पे आपको आज मैंने तय किया कि चर्चा करूँगा, जो आपको जिनका सामना आपको करना पड़ेगा। जो लोग रॉ फूड पे हैं, जो लोग जूस पे हैं, जो लोग फ्रूट पे हैं, या जो लोग वाटर फास्ट में हैं, मैं थोड़ा अलग अलग करके 2-3 पॉइंट हर मुद्दे पे चर्चा करूँगा। डिटेल में चर्चा तो संभव नहीं होगी, वो जब आप प्रैक्टिकली करेंगे और जब वो अनुभव जो मैं बताऊंगा वो जब आपके शरीर में होंगे, तो सभी के शरीर में एक से अनुभव होंगे नहीं। फिर भी कुछ कॉमन चीज़ें मैं बता दूंगा, जो आपको यदि याद रहती है तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये सब हो रहा है जो ठीक हो रहा है, और आप कंफ्यूज नहीं होंगे, और आपको इस जर्नी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। पहली एक बहुत छोटी सी भी बोलो और बड़ी भी बोलो, दोनों तो दिक्कत आती है जब आप रॉ फूड पे आते हैं, पका हुआ आहार छोड़ के। जो हमारी बचपन से, सालों से, पीढ़ी दर पीढ़ी जो आदत है पका हुआ खाना खाने की, वो जब छोड़ते हैं, तो जो लोग भी रॉ फूड पे आएंगे या जूस पे आएंगे या फल पे आएंगे, तो उनको एक जनरल क्रेविंग तो आती है कि मुझे नमक नहीं मिल रही है, नमक का एक उनको टेस्ट चाहिए होता है। फिर उनको मसालों का, तेल का एक टेस्ट चाहिए होता है। तो ये कॉमन चीज़ है, ये आपके अंदर भी, सभी के अंदर आने वाली है। तो इसको हमको ओवरकम सभी को करना है, तभी हम उस जर्नी को सीख पाएंगे, और वो जो चेंज हमारी बॉडी में उसको महसूस कर पाएंगे, और बॉडी को डिटॉक्स होने में मदद भी कर पाएंगे। दूसरा एक कॉमन सिम्टम देखने मिलता है कि खाने के बाद भी लगता है जैसे मैंने कुछ नहीं खाया। एक खालीपन की अनुभूति होती है, और वो ज़्यादातर केस में देखने मिलती है। कुछ लोग जो बहुत फ्रिक्वेंटली खाने की जिनकी आदत होती है कि सुबह भी खा लिया, फिर 10 बजे भी खा लिया, 11 बजे भी खा लिया, तो इस दौरान हम लोग मना करते हैं कि इतना फ्रिक्वेंटली इवन रॉ फूड भी मत खाइए, तब वो उपवास का फ़ायदा होगा, नहीं तो वो डाइट हो जाएगी। तो उनको भी ये डिस्कम्फर्ट, थोड़ा सा असुविधा होगी कि मुझे खाना नहीं मिल रहा, तो थोड़ा सा अनईज़ी, थोड़ा सा बेचैनी रहेगी, उसको भी आपको ओवरकम करना है। और इससे जो तात्कालिक एक डिस्कम्फर्ट, अनईज़ीनेस और मेंटल टेंशन या इरिटेबिलिटी, ये सब जो पैदा होगी, ये एकदम कॉमन है। वो सभी लोग जो भी कभी अपना आहार को बदलेंगे, एक जीवन पद्धति को बदलेंगे, उनको तो ये सब दिक्कतें होती हैं। दूसरी दिक्कतें आती हैं उन लोगों को जब डिटॉक्सिफिकेशन उनके शरीर में चालू होता है। तो उसमें मैं कुछ पॉइंट मैंने नोट किया है, जिससे भी कि करीब करीब ज़्यादा पॉइंट कवर हो जाएं। तो एक कॉमन सिम्टम आपको सभी को आएगा
जिनके शरीर में ज़्यादा टॉक्सिन जमा है उनको ज़्यादा आएगा, जिनके शरीर में टॉक्सिन कम जमा है उनको कम आएगा। कि शरीर के किसी हिस्से में, अच्छा मैं जो सिम्टम बताने वाला हूँ इतने सारे, ये सभी सिम्टम सभी को आएंगे ज़रूरी नहीं है। कुछ सिम्टम कुछ को आएंगे और कुछ सिम्टम दूसरे लोगों को आएंगे। जैसे दर्द होता है, पेन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सिम्टम भी बहुत सारे लोगों को जब डिटॉक्सिफिकेशन शरीर में चालू हो जाता है उस समय ये सिम्टम ज़रूर आते हैं। फिर एक सिम्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं लूज मोशन या डायरिया या दस्त या कॉन्स्टिपेशन। ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिव विद डायरिया, कि आपको लगेगा कि कब्जियत है कब्जियत है कब्जियत है और अचानक फिर आपको लूज मोशन चालू हो जाएंगे। ये दोनों चीज़ें भी आने की संभावना है। फिर आता है टेम्परेचर बॉडी का थोड़ा रेज होना या फीवर होना या फिर ठंड लगना। ये सिम्टम भी आप में से बहुत सारे लोगों को आएगा। उसको समझना, घबराना नहीं है। दिक्कत होगी तो मुझे बताना है, वो अपने आप 2-4 घंटे 5 घंटे में अपने आप धीरे धीरे चला जाता है। इसके बाद कुछ लोगों को आएंगे स्किन में रैसेस आएंगे, आने की संभावना है। स्किन इरप्शन आएंगे, किसी को फोड़े निकलने की संभावना है, किसी को खुजली होगी, किसी को, जिसको जुलपित्ती बोलते हैं, आर्टिकेरिया शीत बोलते हैं, ये भी निकलती है। ये भी साइन है डिटॉक्सिफिकेशन का। फिर एक सिम्टम है जो करीब करीब सभी लोगों में आता है, जिन लोगों के पुराने रोगों को किसी दवाई को या किसी ऑइंटमेंट को लेके इंजेक्शन से उसको दबा दिया गया है, मतलब जो दबे हुए रोग हैं वो उभर के सामने आते हैं रिवर्स ऑर्डर में। तो कभी यदि आपके शरीर में कोई स्किन इरप्शन हुआ था, कोई उद्भेद हुआ था, आपने ऑइंटमेंट से उसको दबा दिया था, वो उभरने की संभावना होगी। कभी कोई मान लीजिए आपको लूज मोशन की शिकायत थी और आपने दवाइयों को लेके उसको दबाया था, तो लूज मोशन भी आपको चालू हो सकते हैं। कभी कोई दर्द था जिसको पेन किलर लेके आपने दबाया था और वो इन्वर्ट हो गया, वो दर्द फिर से उभरेगा। तो इस तरह की संभावना भी रहेंगी। तो आपको घबराना नहीं है, उसको समय देना है थोड़ा सा, या फिर हमसे कांटेक्ट करना है, या जो लोग ग्रुप के हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नींद ना आने की भी कुछ लोगों को संभावना होगी, क्योंकि जब बॉडी हमारी डिटॉक्स करती है तो ज़्यादातर 2 चैनल हमारे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, एक तो किडनी और दूसरा इंटेस्टाइन। तो जो ब्लड में जो टॉक्सिन आता है वो किडनी के थ्रू निकलता है, और बाकी जो इंटेस्टाइन में आता है तो बड़ी आंत से, मलद्वार से निकलता है। तो उसके लिए हम लोग सभी को सलाह देते हैं कि एनीमा लेना है दिन में 2 बार। यदि आप डाइट चेंज कर रहे हैं या उपवास कर रहे हैं, वाटर फास्ट कर रहे हैं, जूस फास्ट कर रहे हैं, तो आपको 2 टाइम कम से कम एनीमा शुरुआत में कुछ दिन लेना चाहिए। फिर डाइट चेंज करने में, उपवास करने में, जूस पे रहने पे वीकनेस भी कुछ लोगों को आती है। शुरुआत में लगेगा कि बहुत शरीर वीक हो गया है, जो खाना नहीं मिल रहा है, या वैसे भी एक वीकनेस के सिम्टम आते हैं जिसको विड्रॉल सिम्टम भी बोलते हैं। जैसे तंबाकू खाने वाले को जब तंबाकू नहीं मिलती है तो विड्रॉल सिम्टम आते हैं ना। शराब पीने वाले को जब शराब नहीं मिलती है, ड्रग्स पीने वाले को ड्रग्स नहीं मिलता है, तो उसके विड्रॉल सिम्टम आते हैं, वीकनेस आती है, डिप्रेशन आता है। ऐसे भी सिम्टम टेम्परेरी आने की संभावना रहती है। मेंटल इरिटेबिलिटी आती है, चिड़चिड़ापन आता है, पसीने में बदबू आना, ज़्यादा पसीना निकलना, शरीर के दूसरे दूसरे भाग से डिस्चार्ज होना, पुराने दबे हुए कोई मान लो फोड़ा फुंसी हैं वो फिर से निकलना, ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं। या डिस्चार्ज में बहुत ऑफेंसिव स्मेल होना, चाहे पेशाब में हो चाहे आपके मल में हो, बहुत ज़्यादा बदबू का होना। तो स्किन ड्राई हो जाना, मल से बहुत ज़्यादा म्यूकस निकलना, डेंड्रफ हो जाना, ये सब चीज़ सिम्टम है जो किसी किसी को होंगे, किसी किसी को नहीं होंगे। लेकिन जो मैंने सिम्टम बताए हैं इसमें से बहुत सारे सिम्टम आप लोग को आएंगे, लेकिन उनको आएंगे जो सीरियसली इसको करेंगे। अब मान लीजिए आपने यहाँ बोला कि मैं जूस फास्ट में हूँ और फिर रात में आपने खाना खाना चालू कर दिया, तो ये मान के चलिए आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। तो जिस भी कॉलम में आपने कैटेगरी में भरा है, एटलीस्ट कोशिश कीजिए उसको फॉलो करने की, तब आपको पार्सली या ज़्यादा जो भी रिजल्ट आपको मिलेगा। यदि आप उसको फॉलो नहीं करेंगे और कुक्ड फूड खाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत आएगी इसको फॉलो करने में तो सलाह ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि बहुत कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता
तो आपको इसको फॉलो करना है। अब बात आती है वो लोग जिन्होंने वाटर फास्ट पे कैटेगरी में अपना नाम दिया है। तो वाटर फास्ट जो लोग करेंगे, यदि वो 9 दिन करने वाले हैं, उनके लिए मैं पहले बताता हूँ। जो लोग 3 दिन करेंगे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी सिर्फ भूख लगने की। लेकिन जो लोग लंबा या 9 दिन फास्ट करने वाले हैं, तो उनको शुरू के 3-4 दिन भूख लगेगी, उसके बाद उन्हें भूख नहीं लगेगी। किसी किसी को 4 दिन होता है, किसी किसी को 5 दिन होता है, उसके बाद वो बड़े कंफर्टेबल होंगे। मेरे लिए तो मेरा जो अनुभव है, मैंने जब भी फास्ट किया है, शुरू के 3-4 दिन जो है फास्ट के, वो बड़े डिस्कम्फर्ट वाले रहते हैं, क्योंकि उसमें भूख लगती है। उसके बाद भूख खत्म हो जाती है और शरीर का एनर्जी लेवल फिर बढ़ना चालू हो जाता है। इट इज़ ए नेचुरल साइंस कि बॉडी का जो मोड है वो इनवर्ड होता है। मतलब बॉडी फिर ट्राई करती है कि अपने रिजर्व स्टॉक से एनर्जी खींचने के लिए। तो फिर वो आपके शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ट्यूमर सेल हैं, या यूरिक एसिड है, या डेड सेल हैं, या पुरानी भरी हुई गंदगी है उसको निकालेगा, उसको प्रोसेस करेगा, शरीर से जो डिटॉक्सिफिकेशन है उसका डिस्चार्ज को चालू करेगा। तो ये इस समय फिर आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, खाने की भूख की उतनी दिक्कत नहीं होती है। अब जो लोग संपर्क में डायरेक्ट रहेंगे वो तो हमसे पूछते जाएंगे यदि इनको कोई दिक्कत आती है। लेकिन मान लीजिए संपर्क नहीं हो पाता, एक बात याद रखना, जो लोग भी लॉन्ग फास्ट में, यदि आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप फ्रूट्स या सलाद खाना चालू कर देंगे, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन रुक के आपको तुरंत कंफर्ट हो जाएगा। यदि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो वो आपको बर्दाश्त करना है, क्योंकि उसकी प्रोसेस यही है। बिना डिस्कम्फर्ट के कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है। लेकिन यदि किसी को लगता है कि मुझे जो डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है बहुत फास्ट हो रहा है, या बहुत मैं बियर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, तो वो फ्रूट सलाद कुछ भी चालू करेगा तो डिटॉक्सिफिकेशन स्लो हो जाएगा। सलाद से ज़्यादा स्लो होगा, फल से कम स्लो होगा। कुछ भी खाना चालू करेंगे, डाइजेशन सिस्टम जैसे आपका एंगेज होगा, तो शरीर डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया को रोकना चालू करता है। तो आपका जो जो तकलीफ है, जो डिस्कम्फर्ट है टेम्परेरी, वो आपको उससे मुक्ति मिलेगी। फिर चाहे फिर से आप उसको फास्ट को उसको ओवरकम करने के बाद फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट में यही मुद्दे हैं। पहली बात तो है कि शुरू में जो क्रेविंग होती है उसको आपको ओवरकम करना है। दूसरी बात है कि जब आपका डिटॉक्सिफिकेशन चालू होता है तो उस सिम्टम को आपको समझ में आना चाहिए कि ये सिम्टम डिटॉक्सिफिकेशन की है, डिस्कम्फर्ट होगा और ये अपने आप धीरे धीरे चला जाएगा। इसका अंतिम परिणाम हेल्थ होता है, बेटर हेल्थ। ये बीमारी बढ़ने के संकेत नहीं है, डिटॉक्सिफिकेशन के संकेत है, बीमारी शरीर से बाहर जा रही है उसके संकेत हैं। तो ज़्यादातर लोग जब भ्रमित हो जाते हैं वो इसी को बीमारी मानने लगते हैं। नेचुरोपैथी बोलती है डिटॉक्सिफिकेशन थ्रू एक्यूट डिजीज ये इनएविटेबल है, इसके बिना कोई भी बीमारी, क्योंकि बीमारी का मूल कारण हम लोग समझते हैं कि शरीर में जमी हुई गंदगी, और जब ये गंदगी शरीर के बाहर निकलती है फास्टिंग से, जूस से, फूड से, रॉ फूड से, तो उस दौरान टेम्परेरी तात्कालिक तौर पे जो अवरोध पैदा होते हैं, जो दिक्कतें पैदा होती हैं, वो दिक्कतों को झेलते हुए ही हमको आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे ज्वालामुखी जब फूट के निकलता है ना लावा, तो भूकंप आता है, थोड़ा बहुत हिलता है, फिर उसके बाद आफ्टर शॉक भी थोड़े थोड़े आते हैं। ऐसे हमारे शरीर से जब गंदगी बाहर निकलती है तो थोड़ी सी दिक्कत, हलचल तो होती है, फिर वो हलचल धीरे 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 कम करके और फिर वो ख़त्म हो जाती है। तो ये सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कन्फ्यूज़न की कोई गुंजाइश नहीं है। जिनको नहीं समझ में आएगा या उनको दिक्कत होगी तो मेरा नंबर है, और अखिलेश्वर सिंह सर का नंबर है, विवेक का नंबर है, रीना का नंबर है, इसके बाद सागर मिश्रा हैं, ये किसी का भी नंबर आप उस पर लगा के अपने ग्रुप से लेके इनसे संपर्क कर सकते हैं। सब लोग इस बात को जानते हैं बेसिक तौर पे, मैं जो बातें बता रहा हूँ वो ये भी जानते हैं। हमारे ग्रुप के लोग सक्रिय सदस्य हैं और पुराने हैं और उनका काफ़ी अनुभव है इस लाइन में। तो उसको आपको उनसे मदद लेना है, और मैं हूँ तो मेरे से ही मदद लेना है। अभी मैं आप लोग को कुछ समय देना चाहता हूँ कि जिनको कुछ सवाल है, जिनको कोई क्वेश्चन है इस संदर्भ में जिसने मैंने पूछा, या आपके अलग से कोई सवाल है इसी संदर्भ में जिस संदर्भ की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप लोग वो सवाल अभी एक एक करके पूछेंगे। हाँ हाँ, वीडियो वीडियो ऑन कर लीजिए आप। हम्म। सर मैं ये जानना चाहती थी कि जैसे मैं जल पे तो व्रत कर रही हूँ,
और मतलब सुबह की जो चाय पीते हैं वो चाय अगर पीते रहे तो कोई दिक्कत होगी? नहीं, देखिए दिक्कत का सवाल नहीं है। सवाल है कि जब यदि वाटर पे आप रह रहे हैं तो वाटर पे रहिए, फिर चाय भी क्यों पीना है, क्योंकि उसको छोड़ना है ना, वो तो फूड नहीं है, वो एक नशा है। तो अभी कम से हाँ, कम नशा नौ तो दिन है। 9 दिन के लिए भी उसको, कम से कम 9 दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए। जब हम किसी भी एक प्रोसेस को ढंग से लागू करते हैं, जी। उसके बाद यदि हमको रिजल्ट नहीं मिलता तब हम उस प्रोसेस को डेवलप करने के लिए सोच सकते हैं। लेकिन जब हमने उसको लागू ही ठीक से नहीं किया तो फिर रिजल्ट हमको मिल रहा नहीं मिल रहा, तो उसमें एक डाउट होगा ना मेरे ऊपर। मान लीजिए एक एग्ज़ाम मैंने दिया, उसमें मैंने 80% सब कोर्स पढ़ा, तो उसको मेरे जी। को नंबर 60% मिले, तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा कि ठीक है मैं थोड़ा पढ़ लेता या ऐसा कर लेता। लेकिन यदि आपने 100% पढ़ा, उसके बाद भी आप नहीं पढ़े, तो फिर आपको नहीं आया वैसा रिजल्ट या आपको नंबर कम मिले, तब आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे पढ़ने के तरीके में, याद करने के तरीके में, फिर आपको डेवलप करने का चांस मिलेगा। लेकिन जब आपने तैयारी नहीं करी तो फिर आप जी। रिजल्ट की उम्मीद पूरा पूरा नहीं कर सकते। जी। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछनी थी, ये जो पानी जो हमें पीना है, जी, वो हमें 1-1 घंटे के हिसाब से पीना है या जब प्यास लगे तभी पीना है? देखिए कोशिश ये करना है कि हमको जब प्यास लगेगी तभी पानी पीना है, जी। या भूख ठीक है। लगेगी तभी पानी पीना है। भूख लगेगी जी। तो भी पानी पीना है, प्यास लगेगी जी। तो भी पानी पीना है। या फिर आप देखें कि यूरिन का कलर बहुत डार्क हो रहा है और बहुत ज़्यादा बदबू आ रही, तो थोड़ा सा पानी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जी। नॉर्मली प्रक्रिया यही है कि भूख लगने पे, प्यास लगने पे पानी का इस्तेमाल ठीक है सर, ठीक। ओके, थैंक यू सर। करें। जी वेलकम। बताइए, और किसी का कोई सवाल है? तो एक सवाल मुझे अलग से किसी ने किया था, उसमें उन्होंने पूछा नहीं है कि मुझे बार बार भूख लगती है ऐसे भी, तो मैं जब फास्टिंग करूँगा या करूँगी, जो भी है उन्होंने बोला, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो उसका जवाब वही है जो पहले मैंने दिया, कि फास्टिंग का मतलब होता है पाचन तंत्र को रेस्ट देना। तो रेस्ट हम लोग शुरू में मैकेनिकल या एक सेल्फ डिसिप्लिन के तौर पे ही करते हैं। उपवास रहने का मतलब ये है कि हमने खुद तय किया है कि मुझे नहीं खाना है। और भूखे रहने का मतलब होता है खाना उपलब्ध है और मुझे खाने नहीं मिल रहा। दोनों में अंतर है। देखिए, भूखे रहना और उपवास में, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। भूखे रहने का मतलब होता है कि मुझे भूख लगी, खाना खाने की इच्छा है, लेकिन खाना उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं भूखे रहना, ये नुकसानदायक होता है। और एक होता है कि खाना उपलब्ध है, मैं चाहूँ तो खा सकता हूँ, लेकिन मैंने तय किया है कि मुझे खाना नहीं खाना है क्योंकि शरीर की शुद्धि करना है। तो इसका परिणाम जो है ना, वो पॉजिटिव होता है। साइकोलॉजिकली दोनों दोनों चीज़ें अलग हैं। एक में सेल्फ डिसिप्लिन का मामला है और एक में मजबूरी का मामला है। तो भूख जो है वो मजबूरी है। जी, आशीष जी बताइए। अंकल जी नमस्ते, मैं सारिका बोल रही हूँ। जी बताइए। अभी ये लौटे नहीं है ऑफिस से, जी जी, तो कुछ 1-2 मेरे डाउट हैं, क्या मैं कर सकती हूँ क्लियर बिल्कुल अभी? बिल्कुल। जी। मैं अंकल जी आपको और अभी सभी हमारे जो हम सभी जो उपवास के तरफ बढ़ रहे हैं हम्म, आने वाले 9 दिन के लिए, हम सभी, मैं अपनी तरफ से हम सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं। और 9 दिन के बाद जब हम डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस हमारी का एक चरण जब हो जाएगा और तब हम जब अपने अनुभव एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, मैं उस उस दिन के लिए अभी बहुत उत्सुक हूँ। मेरे कुछ सवाल थे, जैसे अभी जो हमारा ऑफिस है उसमें हमको छुट्टी नहीं है हम्म, और हम छुट्टी ले भी नहीं सकते। हम्म, और अभी जो टेम्परेचर है आने वाले दिनों में यदि बढ़ता है, जैसे हीट स्ट्रोक या कुछ ऐसी चीजें हम्म, होती हैं हम्म, और हम बाहर काम करते हैं, करना भी पड़ता है हमको, हम्म, तो उस दौरान जो हम उपवास करेंगे हम्म, अपना, हम्म, तो उस उपवास से हमारे शरीर में जैसे पानी की कमी, जो हम्म, आमतौर पर जो सामान्य निर्देश रहते हैं हम्म, गर्मी से और लू से बचने के, कि हम्म, आप डिहाइड्रेटेड अपने बॉडी को ना होने दें, हम्म, हाइड्रेटेड रहें। हम्म, और तो ये इन चीज़ों में जब हम जाएंगे, पेट हम्म, खाली रहेगा हमारा, हम्म, तो क्या, अच्छा हम घर में रह नहीं सकते, रेस्ट कर नहीं सकते, हम्म, वर्किंग जितनी है उतनी ही करना पड़ेगी, हम्म, तो इनके
बहुत ही अच्छा सवाल है। और कुछ सवाल है इसका आज के अलावा भी? अभी अभी यही है। चलिए, ये तो इसमें मैं कन्फ्यूज़न दूर कर दूं कि जो हीट स्ट्रोक बोलते हैं या लू लगना बोलता है, वो खाली पेट लू लगने की संभावना कम है, भरे पेट या ज़्यादा खाना खाएगा तो संभावना ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब आपका खाना बहुत ज़्यादा है पेट में, तो पूरा जो हमारा सिस्टम है उसका जो ब्लड फ्लो है वो इंटेस्टाइन की तरफ रहता है, और बॉडी के जी दूसरे मैकेनिज्म जो बॉडी की होम्योस्टेटिस को मेंटेन करते हैं, जैसे टेम्परेचर को, बीपी को, हार्मोनल डिस्चार्ज को, उनके पास ब्लड फ्लो उन ऑर्गन में कम हो जाता है, तो उनका फंक्शन वीक हो जाता है। तो जो लोग बहुत अच्छे से टाइट खाना खा के निकलते हैं, उनको लू लगने की संभावना ज़्यादा है, या जो डिहाइड्रेटेड हैं। लेकिन खाली पेट यदि आप हो, डिहाइड्रेटेड नहीं हो, तो आपको लू लगने की संभावना नहीं होगी। दूसरा सवाल ये है, दूसरा जवाब ये है आपका, उसी में एक क्वेश्चन आपका जुड़ा हुआ है, आपने पूछा नहीं लेकिन मैं भी समझ रहा हूँ कि हम लोग जो ऑफिस में बैठेंगे या काम काज करेंगे, तो हमको जो दिक्कतें होंगी, तो ये एकदम फिक्स है कि आप यदि फ्रूट पे ज़्यादा रहते हैं, तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन उपवास के बाद सबसे फास्ट होता है। उपवास में सबसे तेज होता है, और उपवास के बाद फ्रूट्स या फ्रूट जूस पे डिटॉक्सिफिकेशन बहुत फास्ट होता है। तो यदि आप ऑफिस में जाने वाली हैं, तो इस डिटॉक्सिफिकेशन को कंट्रोल करने का मैं मेथड बता देता हूँ। आपको सलाद ज़्यादा खाना है, या वेजिटेबल सलाद, इस टाइप की चीज़ें, ग्रीन जूस या रॉ ग्रीन सलाद, इसको आप ज़्यादा यूज़ करिए। और ज़्यादा होगा तो रॉ फूड में कुछ अंकुरित अनाज वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं शुरुआत में। उससे आपका डिटॉक्सिफिकेशन स्लो होगा और कंफर्ट आप काम कर पाएंगे। नहीं तो डिटॉक्सिफिकेशन एक बार चालू होगा तो ऑफिस में काम करना बहुत सारे लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है, जो लोग नए हैं, तो उसमें उनको रॉ फूड में आ जाना है। लेकिन कोशिश कीजिए कि 9 दिन पका हुआ खाना ना खाएं, तो आपको कम से कम बेनिफिट मिलेगा, और आप एक स्टेप जहाँ पे हैं उससे एक दूसरी एक मतलब क्या बोलना चाहिए, एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे। ऊपर चले जी जाएंगे। हाँ, जी ये फायदा है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो कुक्ड फूड का तो उपवास हम कुक्ड फूड को छोड़ ये दीजिए, कुक्ड फूड, हाँ कुक्ड फूड का तो उपवास हम इस छोड़ बार शुरू दीजिए। कर जी ही सकते हैं। जी जी, बिल्कुल। और ये चीज मुझे ये मतलब एक ये की पॉइंट है, ये जो हम्म, हमेशा के लिए समझने के लिए है हाँ हाँ, कि डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल कर सकते हैं। हम हम्म, मतलब जिस भी स्टेज पे हैं हम हम्म, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कुछ बहुत एक्यूट है तो हम हाँ वाटर पे जा सकते हैं। हाँ, यदि बिल्कुल। हमको धीरे धीरे भी मतलब कंट्रोल वे में करना है और दूसरा भी हेक्टिक शेड्यूल भी और बाकी सब चीजें, हम्म, तो उसको कंट्रोल वे में किया कर जा सकते सकता हैं, है। कर फ्रूट्स और सकते हैं, वेजिटेबल, बिल्कुल। वेजिटेबल से ज्यादा मतलब रॉ वेजिटेबल से ज्यादा कंट्रोल्ड वे में हो डिटॉक्सिफिकेशन सकता है, चलेगा। हाँ, कंट्रोल वे में चलेगा जी। अच्छा अंकल जी एक बात और है मेरी, हम्म, एक हमेशा से मेरे मन में डाउट रहता था, मुझे लगता है हम सभी के लिए ये जैसे बोलते थे कि खाकर अजगर हो गए हो, हम्म, एक कहावत है हम्म, कि अजगर जो होता है वो जो उसका शिकार है उसको पूरा निगल लेता है, हम्म, कच्चा हम्म, निगल लेता है, और निगल के वो उसको मतलब एक जगह ही हो जाता है, हम्म, बैठा रहता है तब तक जब तक कि वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर लेता या जो भी उसका हम्म, प्रोसेस होता हो। हम्म, और जितने भी हमारे जंगली जानवर होते हैं जो मांसाहारी हैं, हम्म, जैसे हिरन, ये शाकाहारी है, बहुत फास्ट हैं, हम्म, लेकिन जो जितने मांसाहारी है वो भी फास्ट हैं, हम्म, पर वो शिकार करने के बाद काफी समय तक बैठते हैं। हम्म, तो ये माना जाता है कि जो अग्नि का आविष्कार हुआ हम्म, उसके बाद जब जो भोजन है उसको पकाया जाने लगा, हम्म, तो डाइजेस्ट करने में उसमें इंटेस्टाइन में जब उसका डाइजेशन है तो उस भोजन को डाइजेस्ट करने में समय कम लगने लगा पका हुआ। हम्म, जबकि वही शेर जो है वो कच्चा खाता है, मांस खाता है, और फिर वो बहुत समय तक एक जगह बैठा रहता है ताकि उसका खाना हजम हो जाए, और फिर जब उसको दोबारा भूख लगती है तब वो जाता है शिकार करता है। हम्म, तो और जबकि हमारा जो कॉन्सेप्ट कहता है नेचुरोपैथी का, वो इसका कंट्रास्ट है। तो हम्म, ये थोड़ा सा आप मेरा डाउट कुछ एग्जांपल से क्लियर करिएगा ठीक प्लीज। है। देखिए, इसमें दो क्वेश्चन, आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, थैंक पहली यू बात सो तो ये मच। है कि जो जानवर इस पृथ्वी में हम लोग जितने जानवरों को देखते हैं, सबका एवोल्यूशन अलग अलग तरीके से हुआ, तभी अलग अलग उनकी प्रजातियां हैं। जी ठीक है, और उनका जो एवोल्यूशन हुआ या उनका जो उद्भव हुआ, विकास हुआ, वो उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से हुआ।
किस इन्वायरमेंट में रहते हैं और फिर उस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने खोज कर कर के खाने को चालू किया और खाने को बदला भी बहुत सारे जीवों ने, है ना, क्योंकि सभी जीव तो फिर समुद्र से ही आए हुए हैं। उसके बाद फिर पृथ्वी में आके अलग 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 प्रकार के खा के उनका जो विकास हुआ, उनकी हड्डियाँ, उनकी रीढ़, उनकी डाइजेशन सिस्टम सभी बदले। लेकिन अभी यदि हम उसको माने कि एक विकास के एक स्तर पे उन लोग आ चुके हैं, तो अभी जैसे शेर के साथ आपने तुलना की, तो शेर का जो शरीर है वो मांस खाने के लिए बना हुआ है, ये अभी मान लेना चाहिए हमको, क्योंकि वो एकल आहार पे पूरा जीवन जीता है। तो शेर का शरीर जो है वो उस खाने को पचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उसमें डाइजेस्टिव जूस वैसे निकलते हैं, उसका स्टमक एसिड हम लोगों से बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है सभी जीवों में, कि सभी जीवों का यदि पेट अच्छे से भर जाता है तो उसके बाद वो रेस्ट करते हैं, उसके बाद वो एक्टिविटी नहीं करते। बिल्कुल सही है। इसका यदि आपको एकदम अपने पास का उदाहरण देखना, तो देखिए बच्चों को जब वो माँ का दूध पीते हैं उसके बाद तुरंत विदिन सेकेंड सो जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो हम लोग यदि हल्का फुल्का खाना खाएं तो ठीक है, एक्टिविटी आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन यदि हमने भरपेट खाना खाया है तो शरीर ये बोलता है कि अभी इस पाचन को, ये जो इतना लोड जो पाचन तंत्र पे पड़ा है, इसको पचाने के लिए बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो आंतों की तरफ ज़रूरत रहती है, ब्रेन में। इसीलिए आप गौर करेंगे कि जब पार्टियों में जाके लोग हैवी खाना खाते हैं उसके बाद नींद आती है। क्यों? क्योंकि पूरे शरीर का जो ब्लड फ्लो है अब दूसरे अंगों में पहुंचना कम हो रहा है, क्योंकि आंतों की रिक्वायरमेंट अब बहुत बढ़ गई है। इसीलिए लोग बोलते हैं एग्ज़ाम के समय हल्का खाओ, पढ़ाई कर रहे हो तो कम खाओ, या जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको बहुत खींच के पेट भर के या बहुत ज़्यादा ओवर ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाओगे आप। हाँ, उसका कारण है कि फिर ब्लड जो है वो दूसरे अंगों में कंप्रोमाइज़ हो जाता है। शरीर बोलता है नहीं, अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, अभी पाचन एक बहुत इमीडिएट एक रिक्वायरमेंट शरीर की आ गई है, इसको पहले पूरी करते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे हमारे पुराने ग्रंथों में भी, और जो लोग अनुभवी हैं वो सभी लोग बोलते हैं कि मॉडरेटली खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा पेट भर के नहीं, 80% खाइए, 20% अपना पेट को खाली रखिए। और इसके साथ में आप गौर करेंगे कि जब आप फल, सब्जी, सलाद या कच्चे खाने पे रहते हैं तो आपको इतनी नींद नहीं आई खाना खाने के बाद। जैसे आप अन्न खाएंगे या नॉन वेज खाएंगे या बहुत हैवी खाना है तब ज़्यादा नींद आती है। तो अच्छा, खुद, मैंने व्रत में ये हाँ बताइए। देखा है कि व्रत व्रत जब हम खोलते हैं हम्म, शाम को, जिस दिन व्रत रहता है, हम्म, सामान्य व्रत की बात करें, हमें उपवास की नहीं, हम्म, तो जब हम व्रत खोलते हैं तो एक बार जब व्रत खोलने के बाद उस समय जो भी खाते हैं, हम्म, जो भी व्रत का हम्म, फलाहार रहता है, हम्म, उसके बाद तो हिला ही नहीं जाता। हाँ वही है, लगता है जो भी काम हम पहले कर ले, आप उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। वही है, वही है। तो ये प्रथा जो बनी है ना, लोग खाने के बाद टहलते हैं, हम लोग सबको मना करते हैं कि जी, खाने के बाद ये टहलेंगे तो एक्चुअली आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, हाँ, क्योंकि बॉडी जो ब्लड फ्लो पैर में आंतों की जब तरफ है आगे उसमें बढ़ से कुछ जाएगा। कंप्रोमाइज़ करके आपके अंगों की तरफ मांसपेशियों में ले जाएगा। तो यही तरीका है। और जो पाचन का सिस्टम है कि नियम ये है कि एक खाना जब तक मुंह में डाला पच के बड़ी आंत तक नहीं पहुंच जाता तब तक दूसरा खाना मुंह में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि यदि आप आमतौर पे शहर में जो लोग हैं उनको यदि कोई एक्सरे ले ऐसी मशीन है तो देखेंगे कि ज़्यादातर लोगों के 3 या 4 स्टेप में पाचन चलता है। एक खाना उनका स्टमक में रहेगा, एक छोटी आंत में, और एक बड़ी आंत के थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि वो सुबह भी खाते हैं, दोपहर में भी खाते हैं, और कैसी चीज़ खाते हैं जिसको पचने में 12 से 18 घंटे लगते हैं। तो एक खाना बीच में पहुंचा नहीं कि ऊपर से दूसरा खाना आ गया, बीच वाला जब थोड़ा सा और नीचे पहुंचा, छोटी आंत के नज़दीक पहुंच रहा, तब तक ऊपर से एक खाना आ गया। तो इसीलिए पाचन भी अच्छे से नहीं होता, और जब पाचन अच्छे से नहीं होता वो मल अंदर सड़ता है, वो खाना अंदर सड़ता है, मल जो है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो पूरा सड़ता है, फर्मेंट होता है, और 50 तरह की बीमारी होती है। इसीलिए जो हमारे देश में जैन समाज है उन लोगों ने काफ़ी इसमें काम किया, उनके ऋषियों ने, उन्होंने बोला नहीं, 24 आवर में जो खाना हम लोग खाते हैं वो एक बार खाना काफ़ी है। तो हम लोग भी वही सलाह देते हैं कि जब सनसेट के आप, बाद तो वो खाना खाते ही नहीं। हाँ नहीं खाते, तो अच्छा सर, ये हाँ जेठालाग्नि का सनलाइट से भी रिलेशन है क्या? नहीं। नहीं, देखिए नियम ये है कि हम जब खाना चालू किया, खाना हमने जब चालू किया ना, और खाना जी। हमने खा लिया,
इस बीच में, और खाना जब पच रहा है 3 स्टेप हो गए। एक हमने खाना खाया, फिर स्टमक से वो खाना मिला और फिर बड़ी आंतों में एब्जॉर्ब होने के लिए गया। इस बीच में यदि आप धूप में रहते हैं तो आपका खाना अच्छे से पचता है। अच्छा हाँ अच्छा, हाँ धूप में रहना। हाँ। यदि अच्छा यदि आप यदि आप ठंडी है, बाहर वेदर बहुत ठंडा है और आपको ठंड लग रही है, तो आप खाना खाएंगे तो आपका खाना नहीं पचेगा। धूप तो छोड़ दीजिए, आप ठंड भी यदि रहेगी और आप बहुत कपकपी में हैं, हाँ, तो खाना आपका नहीं तो ये पचेगा। तो ठंड के समय बहुत ज्यादा पेट से रिलेटेड हाँ अपसेट, मतलब स्टमक हाँ अपसेट होने हाँ, वाली परेशानियां इसीलिए बहुत होती होती है कि है। लोगों को ठंड लग जाती है। हाँ, दस्त लगते हैं, हाँ पेट की तो सिकाई, बच्चों का तो पेट की सिकाई करने भी हाँ कहते हैं, तो, मतलब गर्माहट में। तो जैसे पौधे होते हैं ना, उसमें धूप से फोटोसिंथेसिस होता है, हाँ उससे उनकी एनर्जी जनरेट होती है। ऐसे हमारे शरीर में भी विटामिन डी जो है, उसका काम है कैल्शियम को हड्डियों में ले जाना, एब्जॉर्ब हो रहा खाना। उसका काम है कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल करना। उसका काम है बहुत सारी जो हमारी इम्यूनोलॉजिकल जो एक्टिविटी है, जो इम्यून सिस्टम है, उसको सपोर्ट करना। तो यदि हम उस समय, जिस समय हमारा खाना एब्जॉर्ब हो रहा है, पच रहा है, उस समय यदि हम धूप में हैं या शरीर में हमारे धूप लगती है, तो हमको मदद मिलती है पाचन में। इसीलिए बोला जाता है कि अंधेरा होने के पहले पहले खा लीजिए आप। तो मतलब होता है ये जो हम कहते हैं कि हमको रात में हैवी एक एक खाना चाहिए मील हम्म, हमारा जो है, हम्म, उसकी जगह यदि हम दोपहर में हैवी मील ले लें हम्म। और दिन में मतलब जो भी हमारा खाना हैवी मील मतलब एक अनाज जो भी हम जी खाने वाले जी हैं, जी जी सब्जी चावल जी या जी। सब्जी रोटी हम्म। या जो भी खा रहे हैं, यदि हम्म, हम उपवास नहीं कर रहे हम्म। तो वो दिन में लें और फिर जब हम काम करने जाए वो बहु- ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत ही अच्छा जेन्युइन सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है। मेरे हिसाब से मेरा भी अनुभव है, और बहुत सारे बड़े बड़े नेचुरोपैथ और जो इस मामले में बहुत ज्ञाता भी हैं, अनुभवी भी हैं, उनका ये कहना है कि बेस्ट टाइम जो है मील का, वो है 3 साढ़े 3 बजे करीब, 3 से 4 बजे के बीच में। अच्छा हाँ, तो उससे दो फायदा होते हैं। एक तो क्या होता है कि रात भर मतलब रात, मान लीजिए 3 बजे आपने खाया और अन्न नहीं खाया, मान लीजिए उदाहरण के लिए, जी तो हाँ, उसको 12 घंटे लगे, तो रात में 3 बजे तक आपका सब कुछ हो गया पाचन का। हो गया। अब इसके बाद आपका पूरा डाइजेशन सिस्टम खाली है, मतलब बॉडी आपकी रिजुमिनेट होगी, ग्रोथ हार्मोन आपके बढ़ेंगे, पुराने सेल जो हैं गंदे वाले वो बॉडी से बाहर जाएंगे, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, है ना। आपकी शरीर की बहुत सारी सफाई की, डिटॉक्सिफिकेशन की क्रियाएं होती रहेंगी और उसको काफ़ी लंबा समय मिलेगा। और मैं जो मानता हूँ, इसको जानता हूँ कि 24 घंटे में यदि आप एक बार भी अन्न खाते हैं तो आपके लिए सफिशियंट है। मैं खुद भी बहुत तक समय तक एक बार ही खाता चला, अभी भी एक बार ही खाता हूँ जब भी खाना होता है, तो उससे काम चल जाता है। रोमन एम्पायर एक यूरोप का बहुत फेमस एम्पायर था, उनकी जो फौज थी वो 24 घंटे में एक बार खाना खाती थी और खाली पेट लड़ती थी, और बहुत शक्तिशाली थी। उन लोग रात में जब लौटते थे युद्ध करके, तब वो खाना खाते थे, बाकी सुबह से नहीं खाते थे। तो हमारा शरीर ऐसा बना हुआ है कि जो सो कॉल्ड स्टैंडर्ड डाइट हम लोग जिसको बोलते हैं, यदि उसको हम 24 घंटे में एक बार भी लें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक है बस से अंकल पच जी, ठीक है। जाएगी। एक मेरा आखिरी सवाल आज के लिए है, जी। सवाल तो मेरे और भी है, हम्म बट आज के लिए मेरा एक आखिरी सवाल है कि जैसे मैं जूस डाइट पे यदि रहती हूँ, हम्म जूस पे व्रत करती हूँ, तो जूस मेरे लिए ऑफिस में इतना आसानी से नहीं होगा, बना के ले जाना, उसका शेल्फ लाइफ भी इतनी नहीं होती। हम्म। तो क्या मैं उस बीच में फ्रूट इस्तेमाल कर सकती हूँ खाने को, यदि मुझे भूख लगती है? कर सकते हैं। कर सकती हूँ। जी तो जी। फ्रूट में किस तरह के फल मुझे ज्यादा जो भी बेनिफिशियल सीजन के रहेंगे हैं खाने उसको हम लाने लोग से? को प्रेफरेंस देना चाहिए। अच्छा, सीजनल सीजन, फल कोई मीठे भी हो सकते हैं, खट्टे भी हो सकते हैं। मीठे फल खाएंगे तो अच्छा आम, होगा। आम। देखिए, खट्टे फल तो हमारे लिए उतने अच्छे नहीं होते हैं। हमको अच्छा चाहिए रहता है, देखिए हमारे हमको एनर्जी के लिए चाहिए, इसको बोलते हैं सिंपल शुगर। अच्छा हमारी बॉडी जो है उसके लिए लास्ट एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए जो मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है वो होती है सिंपल, इसको बोलते हैं मोनोसेकेराइड। वो होता है ग्लूकोज या फ्रक्टोज। तो फलों अच्छा में होता है फ्रक्टोज, तो वो हमारी मूल खुराक हम लोग मानते हैं एनर्जी के लिए। तो वो मीठे फलों में ज़्यादा होती है फ्रक्टोज, खट्टे वाले फलों में कम होती है। तो खट्टे वाले फल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, विटामिन बॉडी को सप्लाई करने के लिए, कुछ मिनरल सप्लाई करने के लिए अच्छे हैं, लेकिन एनर्जी देने के लिए अच्छे नहीं है। हाँ,
एनर्जी एनर्जी देने एनर्जी देने के लिए तो आपको मीठे वाले फल पे डिपेंड होना पड़ेगा और उसी को इस्तेमाल केले, करना है। आम, हाँ, केला यदि अच्छा वाला होगा, मार्केट में जो केले हैं एक्चुअली में वो स्टार्च है, केला है नहीं, क्योंकि उसको अच्छा। कच्चा तोड़ते हैं, रात में दवाई में डालते हैं और एक वो सुबह देते हैं। साउथ की दुकानों में छोटे केले मिलते हैं, वो वो कैसे? ठीक है, वो ले लीजिए और उसको घर में रख के कुछ दिन रखेंगे तो और अच्छे से पक जाएंगे वो ले सकते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि इन दिनों आम अभी नहीं खाना ज्यादा नहीं बेहतर खाना। आम नहीं खाना चाहिए। क्योंकि बैगन फली तो आम पूरे भारतवर्ष में अभी आया हुआ है। हाँ नहीं वो नहीं सारे के सारे कच्चे आम हैं, केमिकल से पकाए हुए हैं और ऊपर से पीला दिखता है लेकिन अंदर वो बहुत ही खट्टा है। जी। अगर वो आप खाएंगे तो एसिडिटी वगैरह होने की भी संभावना रहेगी, मतलब वो नुकसानदेह है। अच्छा, आम का कब से खाना शुरू करना चाहिए? आप बच्चों को बहुत पसंद है, मेरी बेटी आम तो पूरे दिन सिर्फ आम खा के रह सकती है। मैं वेट करती हूँ इस जी, सीजन का कि एक हम दिन लोग 2 दिन सभी में लोग आम बढ़िया का सा वेट मिल करते जाए। हैं, सभी लोग आम का वेट करते हैं। तो इसका कोई समय नहीं है, आपको मार्केट में देखना है जब आम मीठे आना चालू हो जाए, अच्छा, उसका मीठे आम फ्लेवर, हाँ, तभी खाना है। ये जो सर बोल रहे हैं उसको बैगन फली बोलते हैं, हमारे इधर शायद उसको बादाम बोलते हैं, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि वही आम सबसे पहले आते हैं, लेकिन वो मार्केट में अभी जो आ रहे हैं वो 150-200 रुपये किलो ऐसे बेच रहे हैं और वो बेकार है, तो उसको नहीं खाना। जब वो मीठे आना चालू हो जाएंगे तब खाना है। और कोशिश कीजिए यदि आपके सोर्स हों तो लोकल यदि आम मिलते हैं तो वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि बाहर से जो लोग आम आते हैं वो लोग ज़्यादातर कच्चे तोड़ लेते हैं, फिर यहाँ धीरे धीरे पकते हैं वो। तो लोकल यदि कहीं से मिल सकते हैं सोर्स, यदि आपके पास है तो लोकल आम मिलेंगे तो अच्छा, नहीं तो फल जब मीठे वाले यहाँ चालू हों तो फिर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है अंकल जी, तो असॉर्टेड फ्रूट्स रखा जा सकता है बिल्कुल साथ में, बिल्कुल बिल्कुल, और हाँ, जूस सुबह और शाम को घर पे लिया जा सकता बिल्कुल है बिल्कुल बिल्कुल 8 घंटे की विंडो में, बिल्कुल बिल्कुल 8 और 16 का रेशो। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और किसी का कोई सवाल है? किसी ने हाथ उठाया था। पी सकते हैं क्या? जी, क्या क्या? चाय नहीं नहीं, चाय इसमें नहीं शामिल है, चाय तो नशा है सर जी, अभी बात हुई थी, चाय तो छोड़नी है, चाय तो छोड़नी है। चाय का ऑप्शन हम तो मिल के ढूंढेंगे, हम सब कुछ ना सबसे कुछ पहले देखिए, हम चाय लोग तो पे क्या बोलते हैं ढूंढेंगे। सबसे पहले कि जो खाना नहीं है उसको सबसे पहले छोड़िए। कभी भी कोई आदमी जब बीमार हमारे पास आता है तो हम लोग सबसे बोलते हैं ऐसी ऐसी चीज़ खाने से निकाल दीजिए जो खाना नहीं है, जैसे चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, सिगरेट, वाइन, पैक्ड फूड, इतना तो करिए कम से कम। जब जो लोग इतना करते हैं तो फिर उनसे बोलते हैं कि धीरे धीरे अन्न कम करिए। तो ये तो फूड में नहीं है। फूड को देखिए नेचुरल हाइजीन में 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है पॉजिटिव फूड, जिसमें आता है फ्रूट्स इन वेजिटेबल इन रॉ फॉर्म, पॉजिटिव फूड। दूसरा आता है नेगेटिव फूड, उसमें आता है पके हुए सब खाने, गेहूँ, चावल, दाल, ये सब आता है, नॉन वेज, ये सब नेगेटिव फूड में आता है। थर्ड फूड आता है जिसको कि जो फूड ही नहीं है, विच इज़ नॉट फूड, नॉट फूड एट ऑल, जो कोई भी खाने का पार्ट नहीं है। उसमें पैक्ड फूड भी आते हैं, चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब ऐसी चीज़ आती है जिसको फूड में नहीं रखा जाता किसी में। नेगेटिव पॉजिटिव क्या, वो खाना ही नहीं है, वो आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन भी निकाल लेगा, जो आपको बचा कुचा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में ना, वो भी ले जाएगा, तो उसको तो अलग करना है। मीना कोई सवाल कर रहे थे, किसी ने हाथ उठाया था। सुशील जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ बताइए मीना। हेलो, हाँ एक मिनट, मीना को पूछ लेने दो, क्या पूछ रहे हैं, बहुत देर। हेलो, हाँ ये किसी का एक सवाल था कि आप तो एक टाइम खाना खाते हैं और बैलेंस डाइट लेते हैं, फिर आपको ये उपवास करने की क्या आवश्यकता है? हाँ, ये आज इसका जवाब चाहिए कि क्योंकि समय हो गया है, समय हो गया है, तो इसका जवाब दे देंगे। दूसरा, आप सुशील जी पूछ रहे थे। गुड इवनिंग सर। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मैंने रॉ फूड पे लिया हुआ अपने आप को, तो उस ऑप्शन में मैं ये चाहता हूँ कि जैसे अगर मैं एक दिन पूरा खीरा ही खाऊं, दूसरे दिन कोई सलाद खाऊं, मतलब कोई भी एक ही चीज पर्टिकुलर पूरे दिन में यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, उससे डिटॉक्सिफिकेशन फास्ट होगा। जी सर, क्योंकि मेरे को जो प्रॉब्लम हो रही है उस हिसाब से मुझे लगता है ये सही होगा मेरे लिए क्या? वो आप अपने लेवल पे बहुत सारी चीज़ जो मैंने पहले ही बताया कर सकते हैं, उसको अपने आप को ठीक करने के लिए और जल्दी डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, बस यही एक क्वेश्चन था। हाँ, वो जो एक सवाल था उसको मैं शॉर्ट में जवाब दे दूं। सुनील तिवारी जी ने सवाल किया था कि देखिए हमारे पास सिर्फ खाने से नहीं,
इन्वायरमेंट से और दूसरे तरीके से भी बॉडी में टॉक्सिन आते हैं। खाने की क्वालिटी, इवन आप जो फ्रूट्स खाते हैं कई बार उस फ्रूट से भी बॉडी में टॉक्सिन आते हैं। और दूसरी बात है, उपवास सिर्फ हमेशा बीमारी से ठीक होने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए नहीं किया जाता। ये एक मेंटल स्ट्रेंथ के लिए और मेंटल स्टेबिलिटी के लिए, और क्या बोलते हैं साइकोलॉजी, क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल डिटॉक्स बोलो, या उसको बोलो कि मानसिक स्तर पे उसको डेवलप करने के लिए, उस चीज़ को उसकी प्रतिभा बढ़ाने की क्षमता बढ़ाने के लिए भी उपवास किया जाता है। और वैसे भी डिटॉक्स तो करना ही चाहिए। और दूसरी बात मैं इसलिए भी करता हूँ कि देखिए क्या होता है, मेरे को लोग, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तो मैं जब 9 दिन का करूँगा तो वो 3 दिन के करने की हिम्मत करेंगे। तो और जो बोला है कि मैं एक टाइम अन्न खाता हूँ, वो मैं रेगुलर नहीं खाता हूँ, कई बार खाता हूँ कई बार नहीं खाता हूँ, इसीलिए उसकी भी ज़रूरत नहीं है। यदि आपको फल अच्छी क्वालिटी के मिल जाएं तो अन्न की या इस टाइप के फूड में डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। उसको हमको एज ए पॉलिसी के तौर पे, सिद्धांत के तौर पे हम लोग मानते हैं। तो प्रैक्टिकली भी कुछ चीज़ों को देखा जाता है। हम नियम के प्रति ब्लाइंड हो जाएंगे तो उससे मतलब नहीं है। हमको देखना है कि हमारे शरीर को न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हमको फल पे या सब्जियों पे उसमें झुकना नहीं है पागलपन जैसे कि नहीं, यदि नहीं मिलेगा तो हम नहीं खाएंगे, उससे क्या होगा। हमको देखना है कि मेरा मूल पर्पस क्या है। मूल पर्पस है शरीर को न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। तो कभी यदि डिफिशियंट क्वालिटी का फूड भी अवेलेबल है, उसको खा के और उसको डिटॉक्स करते हुए हम अपने शरीर को सर्वाइव कर सकते हैं, तो उसको भी सीखना चाहिए। कई लोग तो ऐसे हो जाते हैं फूडिस्ट टाइप के कि नहीं हम फल छोड़ के कुछ नहीं खाएंगे, तो नहीं खाओगे, लेकिन आपको फल वैसे मिल कहाँ रहा है। मनुष्य जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाला जीव है। ट्रॉपिकल रीजन जहाँ साल भर फल होते हैं। हम लोग अभी बस गए हैं रेगिस्तान में जाके, समुद्र के किनारे, उसके बाद जाके पहाड़ों में, तो उस जगह के रहने के मनुष्य जीव वहाँ के रहने के लिए आदी नहीं है। तो अब वहाँ फल तो मिलेंगे नहीं, तो फल नहीं मिलेंगे तो कैसे चलाओगे। लेकिन हम यदि नियम बना के चले जाएँ कि नहीं हमको हिमालय में जाके रहना है और हमको फल चाहिए, फल के बिना मैं नहीं रहूँगा, तो फिर हमको नुकसान होगा। तो हमको समय काल परिस्थिति और कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। हाँ, ये बात पक्की है कि यदि आप बीमार होते हैं, कुछ भी होता है, तो आपको रॉ फूड पे ही आना पड़ेगा। पके हुए आहार पे कोई बीमारी ठीक नहीं होती। ऐश्वर्य दीक्षित जी कोई सवाल कर रहे हैं। ऐश्वर्य जी का भी शायद सवाल है। हाँ, सागर जी पूछिए। सर मेरे मतलब थोड़ा टॉपिक से हटके था, जनरली मैं पूछ रहा हूँ सर, पालक खाने से ब्लड मोटा होता है? नहीं, ये बाद में जवाब देंगे इसका। अभी वो ऐश्वर्य जी पूछ रहे हैं कुछ। हाँ, मोटा नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं, उससे फ़ायदे ही है। पालक बोले ना। जो भी हमारे शरीर में यदि ब्लड कहीं भी मोटे होने की संभावना या थिक होने की संभावना है तो एसिडिक फूड से होती है। पके हुए खाने से, नॉन वेज से, तेल से, हाई प्रोटीन डाइट से, जो एसिडिक फूड है उससे हमारा ब्लड गाढ़े होने की संभावना, थिक होने की संभावना होती है। क्लॉटिंग जमने की हार्ट में उसी की संभावना होती है। लेकिन यदि हम पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ, सलाद, फल यदि खाते हैं तो ये अल्कलाइन होता है, इससे हमारा ब्लड कभी गाढ़ा नहीं होता, कभी क्लॉटिंग नहीं होगी। ऐश्वर्य बताइए। ठीक है, तो ठीक है, समय भी हो गया, 15 मिनट मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गए। हाँ, आशीष बताइए, आशीष दीक्षित जी। जी अंकल जी, अच्छा, हाँ। जैसे डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें बॉडी डिटॉक्स मटेरियल बाहर करने के साथ साथ कभी ऐसा भी होता है कि न्यूट्रिशन को भी बाहर कर देती है जिससे ज़्यादा वीकनेस होती है? नहीं, हाउ टू आइडेंटिफाई? हाँ, बॉडी जो है इतनी इंटेलिजेंट और इतनी बढ़िया है, ये कभी भी अपने खिलाफ कोई कदम नहीं लेती। अच्छा। मैं अभी एक मेरा सेशन होगा उसको आप ज़रूर अटेंड करना। वो है फास्टिंग के ऊपर, कि फास्टिंग और स्टारवेशन में क्या अंतर है। वेरी गुड। हाँ, तो फास्टिंग और स्टारवेशन क्या होता है इसमें हाँ, बहुत डिटेल में मैं इसमें चर्चा करूँगा, तो वो बहुत मज़ेदार रहेगा। कि स्टारवेशन, लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है। लोग सोचते हैं उपवास रहेंगे तो हम स्टार्व हो जाएंगे, स्टारवेशन, हाँ, स्टारवेशन आ जाएगा, और उससे बहुत नुकसान होता है। ये जो कन्फ्यूज़न है, इससे दुनिया को बहुत नुकसान पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है और भविष्य में भी होगा। जितनी जल्दी हम लोग ये समझ पाएंगे
उतना हम उपवास जैसा जो बोलते हैं ना कि ब्रह्मास्त्र, उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। थैंक यू। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। और आज की मैं इस सभा को बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत लाइव डिस्कशन हुआ, और मैं सभी का विवेक, रीना, क्लेश्वर सिंह सर जी, और हाँ, और सारिका का, और सागर मिश्रा जी, बाकी सब तिवारी जी, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि और आप सबों ने बहुत इंटरेस्टिंग इसमें इसको बना दिया, क्योंकि जब इंटरेक्शन होता है तब मज़ा आता है। नहीं तो क्या है, एक तरफ से मशीन जैसे बोलते रहो, दूसरा सुनता रहे, तो आनंद नहीं आता। और जब आप एक्टिवली किसी चीज़ में भाग लेते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो फिर क्वेश्चन अपने आप आते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आज, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को सुनकर, बहुत अच्छे क्वेश्चन जी। सर कल से समय 9 बजे का होगा? यही रहेगा टाइम, क्योंकि 9 बजे तक तो हाँ यही रहेगा। 9:15 ओके। हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। कल फिर मिलते